तो सुनील खेमका पश्चिम बंगाल का एक जिला पड़ता है 24 परगना। इसी 24 परगना जिले के एक गांव का रहने वाला एक 35 वर्षीय नौजवान होता है। जब उसकी उम्र महज 24 साल होती है, चूंकि वो अपनी माता पिता की तीसरी संतान था, तो देखते हैं माता पिता की सुनील जो है बहुत ही मेहनत कश इंसान है और कहीं भी रहेगा ये अपने और अपने परिवार का गुजारा अच्छी तरीके से कर लेगा। और सुनील ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, उम्र भी 24 साल हो रही थी, इसलिए घर वालों ने सोचा कि सुनील के जो दोनों बड़े भाई हैं उनकी शादी हो चुकी है, अब सुनील की भी शादी कर दी जाए। और समय रहते जब सुनील की उम्र 24 साल की होती है, उसके पहले पहले ही सुनील की शादी निपटा दी जाती है, यानी कि सुनील की शादी उसके घर वाले कर देते हैं। अब सुनील की पत्नी आ जाती है जो उसी 24 परगने के एक गांव की रहने वाली थी। अब सुनील की पत्नी का नाम होता है शिल्पा। शिल्पा और सुनील दोनों अपनी जिंदगी अपने पैतृक गांव, जो कि पश्चिम बंगाल का एक जिला पड़ता है 24 परगना, वहां का जो गांव था उसी गांव में गुजारने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के 2-3 साल गुजर जाते हैं जीवन के, और समय ऐसा गुजरता जाता है जैसे मानो समय ने पंख लगा लिए हों। दोनों को पता नहीं चलता है। 3-4 साल गुजरने के बाद सुनील को 2 संतानें हो जाती हैं, यानी सुनील और शिल्पा अब 2 से 4 हो चुके थे। ठीक ठाक जीवन चल रहा था, बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। सुनील की पत्नी शिल्पा जो थी, चूंकि सुनील कम पढ़ा लिखा था इसलिए सब्जी बेचने का काम करता था, मजदूरी का काम करता था, दिहाड़ी का काम करता था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे थे और उसकी पत्नी शिल्पा बहुत ही महत्वाकांक्षी और देखने में बहुत सुंदर लगती थी। चूंकि वो पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए उसके शानो शौकत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती थी। अब जब देखने लगी कि जो सुनील कमाई कर रहा है उसका पति, उस कमाई से घर का खर्चा ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तो वो अपने पति सुनील से कहती है शिल्पा की ऐसा है कि अभी जो है सही समय नहीं है यहाँ पे काम करने का, यहाँ पे काम धंधा है नहीं, तो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। सुनील कहता है कि देखो परदेश में अगर हम तुम्हें लेके चलेंगे तो 2 बच्चे भी हैं, वहां पे पहले हमें कहीं व्यवस्था बनाने दो, कहीं परदेश जाने दो। अब सुनील नौकरी की तलाश में, अपना व्यापार करने की तलाश में बाहर परदेश चला जाता है। सीधा नौकरी और अपने धंधे के तलाश में राजस्थान के हनुमानगढ़ आ जाता है। हनुमानगढ़ आने के बाद उसके एक मित्र ने उसे बुलाया था, वो उसे एक जगह नौकरी पर लगवाता है, लेकिन सुनील कुछ दिन नौकरी करने के बाद उस नौकरी को छोड़ देता है। और फिर सुनील चूंकि वहां पे 4-5 महीने रह चुका था, इसलिए उसे हर चीज का, वहां की मार्केट कहाँ है, वहां की दुकानें कहाँ पे हैं, वहां पे थोक का सामान कहाँ मिलता है। चूंकि सुनील पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कढ़ा बहुत था, उसके अंदर बहुत सोचने की, समझने की, धंधा करने की अच्छी क्षमता थी। अब सुनील हनुमानगढ़ के ही सब्जी की, जहां पर थोक मंडी होती है, वहां से थोड़ी थोड़ी सब्जियां लाता और उसके बाद उसे हनुमानगढ़ के विभिन्न शहरी इलाकों में ले जाकर साइकिल से गली गली बेच आता था। अब सुनील की जिंदगी धीरे धीरे कटने लगी ठीक ठाक से। अब उसे लगा कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे वहां पे पश्चिम बंगाल में अकेले हैं, अब उनको भी लाना चाहिए। उसकी पत्नी भी इस चीज की बार बार जिद कर रही थी कि अब तुम 2 साल से परदेश में कमा रहे हो, हम लोगों को कब ले चलोगे। तो सुनील एक दिन अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को लेकर हनुमानगढ़ आ जाता है, जहां पे वो सब्जी का काम किया करता था। और जब अपने पत्नी और बच्चों को लेकर हनुमानगढ़ पहुंचता है, 1 साल जैसे तैसे काम धंधा चलता है उसका। काम धंधा चलने के बाद फिर लॉकडाउन लग जाता है, यानी कि सन आ जाता है 2020। 2020 में वो सब्जी से अच्छी खासी कमाई करने लगा था। हालांकि जब लॉकडाउन आ जाता है तो चारों तरफ धंधे, दुकानें, सब कुछ, हर आदमी परेशान था, सभी के धंधे, सभी की नौकरियां जो है वो प्रभावित हुई। तो इसलिए सुनील की भी नौकरी प्रभावित हुई। लेकिन चूंकि सुनील जो है वो सब्जी का काम करता था, इसलिए लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि सारे लोग घर पर ही थे, घर से बाहर निकलते नहीं थे।
तो और फेरी वाले जो आते थे सब्जी वाले, उनकी सब्जी का अच्छा खासा धंधा हो जाता था। इसलिए लॉकडाउन में सुनील ने अच्छे खासे पैसे बना लिए। सुनील ने सब्जी का जो फुटकर धंधा जो गली गली में बेचा करता था, वो धंधा थोक का कर लिया। इकट्ठे ही सब्जी उठाता था मंडी से और शहर की छोटी छोटी दुकानों पर उन सब्जियों को सप्लाई कर देता था। अब उसने जब अच्छे खासे पैसे कमा लिए, लॉकडाउन खत्म हो गया, जिंदगी धीरे धीरे लाइन पर आ गई। अब उसकी पत्नी बड़ा फैंसी मिजाज की आदमी थी। इस दौरान जब से वो 24 परगना कोलकाता से हनुमानगढ़ राजस्थान आया, इस दौरान उसे एक संतान और हो गई, यानी कि शिल्पा अब 3 बच्चों की मां हो चुकी थी। लेकिन उसका शरीर देखने के बाद, उसकी शरीर की बनावट देखने के बाद, उसका चाल चलन देखने के बाद और उसके कपड़े पहनने के तरीके से कहीं भी ऐसा उसे देखकर नहीं लगता था कि ये अभी 3 बच्चों की मां है। ऐसा लगता था कि उसकी उम्र महज अभी 24-25 साल है। अब वो काफी फैशनी मिजाज की थी। अब जो महिलाएं वहां पे उसके मोहल्ले में रहती थी, चूंकि ये सुनील जो है वो किराए के मकान पर रहता था। हालांकि जब लॉकडाउन बीता उसके कुछ दिन बाद ही सुनील ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे, इसलिए सुनील ने वहीं पर एक प्लॉट खरीदा और अपना घर बनवा लिया। अब वो अपने घर में मालकिन की तरह रहने लगी। अब जो जहां पे सुनील ने घर खरीदा था, जहां पे घर बनवाया था, उसके पास पड़ोसी की महिलाएं सुनील के पत्नी के पास आकर बैठती थी, शिल्पा के। अब शिल्पा से वो पड़ोसी लोग जो महिलाएं थी, वो लोग जब आपस में बैठने लगी तो शिल्पा से कहने लगी कि देखो तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत अच्छी तुम्हें बात करने की तरीका आता है, बहुत अच्छे से तुम लोगों से बात कर लेती हो, तुम दिन भर इन्हीं बच्चों में क्यों लगी रहती हो, तुम जाके कहीं अपना नौकरी कर लो, कहीं जॉब कर लो। अब शिल्पा जैसे ही सुनील घर पर आता अपने सब्जियों का काम करके शाम को, तो उससे कहने लगती कि मुझे कहीं नौकरी लगवा दो, मुझे कहीं जॉब लगवा दो। लेकिन सुनील अपने पत्नी शिल्पा से यही कहता कि देखो शिल्पा, ऐसा है कि जो घर की खर्चा है, बच्चों की खर्चा है, वो सारा मेरी कमाई से पूरा हो जा रहा है, ऐसे में तुम्हें नौकरी करने के लिए जरूरत नहीं। लेकिन शिल्पा नहीं मानती है, बार बार अपने पति सुनील से इस बात का जिक्र करती है कि मुझे अब अच्छा नहीं लगता घर पे, मैं बोर हो रही हूं, मुझे नौकरी करनी है। अब जब वो थक हार जाता है सुनील, तो बगल में एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सेंटर चलता था जहां पे सुनील ने घर लिया था, उसी के कुछ दूर पे। अब सुनील वहां पे जाकर बात करता है। अगले ही दिन सुनील की पत्नी शिल्पा का इंटरव्यू होता है। रिसेप्शनिस्ट की एक पोस्ट, जो काउंटर पे सबसे सामने बैठती हैं महिलाएं, लड़कियां या पुरुष, वो रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट पर उसे चयनित कर लिया जाता है, क्योंकि वो देखने में अच्छी थी, सुंदर थी, बात करने का लहजा अच्छा था। शिल्पा की जिंदगी और उसके पति सुनील की जिंदगी ठीक ठाक से गुजर रही थी। सब कुछ सही से चल रहा था, घर में सुख शांति थी। लेकिन घर में ही कुछ ऐसा चल रहा था कि 19 अक्टूबर 2023 को सुबह सुबह जब शिल्पा सोकर उठती है, और शिल्पा सोकर उठने के बाद चूंकि घर में 2 कमरे थे, दूसरे कमरे में जिसमें उसका पति सुनील सोया रहता है, जब काफी देर हो चुकी थी, तब शिल्पा जाती है, दरवाजा जैसे ही खोलती है तो घर का आलम देखकर वो हैरान परेशान हो जाती है। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल सुनील ने सुसाइड कर लिया था, फांसी लगा लिया था। अब वो तेजी से चिल्लाकर घर के बाहर भागती है। बच्चे भी सो रहे थे, बच्चे भी जग जाते हैं। अब जब बच्चे और शिल्पा चारों लोग चिल्लाने लगते हैं तो मोहल्ले के काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर उसी भीड़ से किसी ने पुलिस को फोन किया। कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस जब डेड बॉडी को देखती है, यानी कि सुनील की लाश को देखती है कि वो पंखे से कैसा लटका हुआ है, तो पुलिस ये देखते ही समझ जाती है कि ये इसने फांसी नहीं लगाया है, बल्कि इसका कत्ल करके और फांसी का रूप दिया गया है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर सुनील, जब उसके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पैसे की आमदनी की कोई कमी नहीं थी, घर में सब कुछ सुख समृद्धि थी, पत्नी भी अपनी नौकरी करती थी,
आखिर ऐसा कौन था जिसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया। जब पूरी कहानी निकलकर सामने आई तो जिसने भी सुना और शायद पुलिस वालों के भी उस समय होश उड़ गए कि आखिर एक महिला, एक नारी, एक स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, आज की कहानी वाकई में बहुत ही जागरूक करने वाली है और एक बार आपको सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि आखिर हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, किसकी मानसिकता कब कितनी विकृत और कितनी गंदी हो जाए और किसके लिए। शायद वो खून का ही रिश्ता हो, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ये कहानी आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको जागरूक सचेत करने वाली ऐसी कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट, जिनका प्यारा सा सपोर्ट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। और आपसे भी एक छोटी सी अपील है कि जब भी आप कहानी को पूरा देखा करें तो अंत तक देखा करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें कि आप कहानी कहां से, किस जिले से, किस राज्य से, किस गांव से, किस प्रदेश से सुन रहे थे और कहानी के बारे में आपका क्या कहना है। खैर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बातों को ज्यादा ना खींचते हुए डायरेक्ट उन लोगों के नाम लेते हैं, फिर कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम है आज का विश्वजीत चौहान, जो कि हैं असम से। दूसरा नाम है उदय प्रताप सिंह। इन्होंने स्थान का नाम नहीं लिखा, कहां से हैं ये, तो आप लोग लिख दिया करिएगा कि आप कहां से देख रहे थे। तीसरा नाम है नीतीश कनौजिया, जो कि गोरखपुर से इनका प्यारा सा कमेंट हमें प्राप्त हुआ था। चौथा नाम है संजय कुमार सिंह और पांचवा नाम है श्रवण कुमार, जो कि हरदोई से हैं। इन्होंने गांव का नाम लिखा था पर गांव का नाम वो सही से पढ़ने में नहीं आ रहा था। तो श्रवण कुमार भाई साहब, आपका कमेंट हमें हमेशा हर कहानियों पर प्राप्त होता रहता है। तो अगर आप इस कहानी को देख रहे हैं तो गांव का नाम या कमेंट अगर करें तो हिंदी में कर दें, क्योंकि गांव का नाम समझ में नहीं आ रहा था। तो श्रवण कुमार जो है वो हरदोई से हैं। और विक्रम सिंह दिल्ली से इनका प्यारा सा कमेंट और सपोर्ट हमें प्राप्त हुआ था। तो आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका प्यारा सा सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहता है। और उम्मीद है जो नए लोग इस चैनल पर आए होंगे और कहानी सुन रहे होंगे, उनका प्यारा सा कमेंट और आशीर्वाद के रूप में चैनल का सब्सक्रिप्शन, चैनल को भी सब्सक्राइब करके उनका सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो बिना देरी के कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़कर आए थे। तो अब पुलिस आती है। पुलिस चूंकि सुनील को देखती है कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ है, लेकिन पुलिस जब फांसी के फंदे से सुनील को उतारती है, उतारने के पहले दूरी नापती है जिस बेड से उसने फांसी के फंदे पर अपनी गर्दन डाली थी। तो देखती है कि जो उसका पैर नीचे लटका हुआ है और बेड, दोनों में काफी गैपिंग है, करीब 2 फीट की। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई आदमी फांसी लगाएगा यार, तो वो कूद कर तो फांसी लगाएगा ही नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि अगर सुनील ने खुद से फांसी लगाई है तो ये जो 2 फीट की गैपिंग है, उसने किसी स्टूल का इस्तेमाल किया होता या कोई ऐसी चीज छोटी सी काट की लगाई होती, या उस ऊंचाई को कवर करने के लिए सुनील ने तो कुछ लगाया होता, लेकिन सुनील ने कुछ लगाया नहीं था। और दूसरा सवाल ये था कि सुनील की जहां पे डेड बॉडी लटकी हुई थी जिस पंखे से, उसके बेड पर खून के निशान थे। अब ये भी एक अचंभा चीज थी कि अगर कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो शायद ही बहुत आवेश में आके कोई फांसी लगाए, या फांसी लगाने के पहले उसने कोई जहर, पॉइजन खाया हो तो मुंह से या नाक से ब्लड आने की संभावना है। लेकिन खून के निशान, वो भी बेड पर, और बेड से जब पुलिस जीने की तरफ जाती है घर के, जहां पे मेन दरवाजा था, तो पुलिस देखती है कि जीने पर भी खून के निशान। अब पुलिस को पूर्ण रूप से संदेह हो जाता है कि कहीं ना कहीं से कुछ तो है, कहीं ना कहीं से सुनील की हत्या की गई है। अब लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जो इस पूरे प्रकरण को वो तुरंत ही हत्या के केस में एफआईआर दर्ज करती। इसलिए पुलिस बाकायदा फांसी की एफआईआर दर्ज करती है, उसकी पत्नी की गवाही लेती है। अब
शिल्पा अपने मायके वालों को फोन करती है, जो कि दिल्ली में, जो कि पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले थे। अब सुनील के पिताजी को भी पता चलती है। सुनील के पिताजी और उसके मायके वाले यानी कि शिल्पा के माता पिता भी अगले दिन जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं। अब उसका जो है पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद घर वालों को बॉडी सुपुर्द कर दी जाती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ में ही अगले दिन, यानी ये घटना 19 अक्टूबर 2023 की थी, 20 अक्टूबर 2023 को परिवारिक जनों के बीच में सुनील का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस सुराग खोजना शुरू करती है कि आखिर सुनील की हत्या किसने की थी। अब पत्नी शिल्पा से पूछा जाता है तो शिल्पा कहती है कि देखो, इनके पास पैसे ज्यादा थे, हो सकता है किसी से दुश्मनी रही हो। लेकिन पुलिस जब पत्नी शिल्पा से ढंग से पूछताछ करती है तो पुलिस को एक चीज लगता है कि हो या ना हो, जो शिल्पा है इसने भले ही अपने पति की हत्या ना की हो, लेकिन इस पूरे हत्या के प्रकरण में कहीं ना कहीं से शिल्पा का हाथ जरूर है। लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा सुराग नहीं था कि वो शिल्पा को अरेस्ट करती। अब धीरे धीरे 2-3 दिन गुजर जाता है। घर वालों ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। अब 2-3 दिन गुजरने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब देखती है तो उसमें चौंकाने वाले तथ्य नजर आते हैं। 2-3 चौंकाने वाले तथ्य ऐसे थे जो कहीं ना कहीं से इस पूरी फांसी की घटना को हत्या की तरफ एकदम सटीक कर रहे थे। ऐसा कर रहे थे कि ये निश्चित है कि ये फांसी नहीं बल्कि सुनील की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकायदा लिखकर आता है कि दरअसल मृतक सुनील के पेट पर कई घाव के निशान थे। दूसरी चीज उसकी हत्या जो है, दूसरी चीज उसकी मौत जो है, सुनील की मौत जो है वो फांसी लगाने के वजह से नहीं हुई है, बल्कि फांसी लगाने के पहले उसके मुंह को कई बार जबरदस्ती दाबा गया है। उसकी सांस बीच बीच में रुक गई है, इसके वजह से सुनील की मौत हुई है। अब पुलिस वाले शिल्पा के मायके वालों से पूछताछ करते हैं, बच्चों से पूछताछ करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे सुनील के, लेकिन बच्चे तो सो रहे थे उस टाइम। फिर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। अब पुलिस फिर से दोबारा शिल्पा से पूछताछ करती है। शिल्पा फिर से पुलिस को बरगलाने की कोशिश करती है। पुलिस को यह लगता है कि अब ये जेंट्स पुलिस का काम नहीं रह गया, अब पूछताछ में लेडीज पुलिस को शामिल किया जाना चाहिए, और पुलिस वैसा करती भी है। और फिर शिल्पा से जब लेडीज पुलिस बारीकी से पूछताछ करती है, महिला पुलिस बारीकी से पूछताछ करती है, फिर शिल्पा ने जो पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी वो वाकई में काफी चौंकाने वाली, बहुत ही सतर्क करने वाली, बहुत ही जागरूक करने वाली जानकारी थी, जिसे सुनने के बाद पूरी कहानी आप भी सोचेंगे कि आखिर एक पत्नी, जिसका पति उसके लिए रात दिन काम कर रहा है, जिसका पति उसे अच्छी तरीके से उसकी जिंदगी चले, उसको अच्छी तरीके से पालने के लिए अपने घर से करीब 1000 किलोमीटर दूर बैठकर गली गली में सब्जी बेचकर उसके शानो शौकत को पूरा कर रहा है। एक पति जो रात दिन बिना देखे हुए कि कब रात है कब दिन है, अपनी पत्नी की हर महत्वाकांक्षा और हर इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी सारे शानो शौकत को खत्म कर लिया है, नहीं चाहता कि वो शानो शौकत करे, वही पत्नी उसकी असली हत्याभियुक्त निकली। शिल्पा ने पुलिस वालों को बताया कि दरअसल सुनील ने जब उसे एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के सेंटर पर बाकायदा रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट पर जॉब नौकरी दिलवाई थी। अब जहां वो नौकरी कर रही थी, चूंकि शिल्पा की उम्र 35 साल थी, और ये मैं कहानी में पहले भी बता चुका हूं कि वो देखने में ऐसी नहीं लगती थी कि उसके 3 बच्चे हैं। दूसरी चीज, आज के मॉडर्न पीढ़ी से शिल्पा बहुत अलग थी। आज की मॉडर्न पीढ़ियों में आपने देखा होगा कि लोग कहीं भी जॉब या नौकरी करने जाते हैं जीन्स के पैंट वगैरह, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से हमेशा साड़ी में ही बनी ठनी रहती थी। अब जब वो उस स्पीकिंग कोर्स के रिसेप्शनिस्ट पद पर ज्वाइन कर लेती है और धीरे धीरे जाना शुरू करती है, तो वहीं पर एक 25 साल का युवक
जिसका नाम शकील था वो कोचिंग पढ़ने आता था। क्योंकि रिसेप्शन पर शिल्पा का काम था जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो कितने बजे आ रहे हैं और कितने बजे वो लोग गए, कि किस छात्र की कितने घंटे तक क्लास चली और कौन सा छात्र अब्सेंट रहा, अनुपस्थित रहा, उस चीजों का लेखा जोखा रखना, और नए कौन से एडमिशन आ रहे हैं और नए कौन सी एंट्री हो रही, वो सब लेखा जोखा करना शिल्पी का काम था। अब एक दिन क्या होता है कि मोहम्मद शकील, जिसकी उम्र 25 साल की थी, उसका एडमिशन था, देखने में ठीक ठाक लड़का, सुंदर सा, वो पहुंचता है, शिल्पी से उसकी मुलाकात होती है, वो अपना नाम मोहम्मद शकील बताता है, शिल्पी एंट्री करती है। अब जब भी शकील जिस दिन भी आता था, शिल्पा से कुछ देर रिसेप्शन पर बात करे बिना अंदर क्लास में नहीं जाता था, और शकील हमेशा अपने क्लास के टाइम से 25-30 मिनट यानी कि आधे घंटे पहले ही क्लास लेने के लिए पहुंच जाता था, ताकि वो शिल्पा से अच्छी तरीके से बात कर सके। अब शिल्पा जब देखती है कि शकील हमेशा पहले आ जाता है, एंट्री करा लेता है, अब दोनों में धीरे धीरे बातचीत होने लगी थी। अब एक दिन शकील पहुंचता है और शिल्पा से काफी बातें करता है, कहता है आप बहुत सुंदर लग रही हो, वाकई में आज आप, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप 3 बच्चों की माँ हो। दरअसल शिल्पा ने सारी चीजें शकील को बता दी थी, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की, वो कहाँ की रहने वाली है, उसके पति क्या करते हैं। फिर एक दिन शकील कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे पति मजदूर टाइप में हैं और तुम इतनी बनी ठनी रहती हो, इतनी सुंदर हो, तुम्हारा जीवन अच्छी तरीके से चल रहा है। तब शिल्पा कहती है हाँ, कहीं ना कहीं से मुझे भी लगता है कि मैं एक गंवार के चक्कर में फंस गई हूँ। अब शकील से पूछती है कि तुम यहाँ पर किस चीज की पढ़ाई करते हो। तो शकील कहता है कि मैं यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करता हूँ, दरअसल मुझे विदेश जाना है, मैं विदेश का फॉर्म भरा हूँ, तो वहाँ पे मुझे बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अब मैं धीरे धीरे इंग्लिश इसीलिए सीखने आ रहा हूँ ताकि मैं जल्दी ही विदेश चला जाऊं। अब जब दोनों उस दिन मजाक करते हैं, शकील अपने बारे में पूरी तरीके से बताता है। अब शिल्पा भी बड़ा सोच में पड़ जाती है कि लड़का अच्छा है, सब कुछ है। अब दोनों की बातें होने लगती हैं। अगले दिन जैसे ही शकील कोचिंग में आता है, दोनों बातें करते हैं, तो शिल्पा कहती है कि दरअसल उस ब्रांच के मैनेजर ने उसे समझाया था कि आप किसी लड़के से रिसेप्शन पर बात मत किया करो, वहां पर कैमरे लगे हुए हैं। तो शकील कहता अच्छा, वो मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं। शिल्पा अब तपाक से बोलती है कि अगर तुम्हें टाइम हो तो आज शाम को हम लोग, बगल में कैफे है, वहां काफी पीने चलते हैं। अब शकील को मौके की तलाश थी। शकील कहता है ठीक है। शकील भी शाम का इंतजार करता है, कोचिंग से निकलता है। शाम को 6 बजे जैसे छुट्टी होती है, शिल्पा और शकील दोनों एक ही कैफे में काफी पीते हैं, काफी लंबी लंबी बातें करते हैं। अब ये सिलसिला एक दिन का नहीं रहता है, दोनों जब भी छुट्टी मिलती दोनों को उसी कैफे में बैठते। अब बातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं, दोनों एक दूसरे से पति पत्नी के रूप में संबंध में आ जाते हैं। अब समय धीरे धीरे गुजरता चला जाता है और इस चीज की खबर उसके पति सुनील को कानो खान नहीं थी। अब दोनों प्यार के इस अवैध रिश्ते में इतनी हद तक बढ़ चुके थे कि एक दिन शकील शिल्पा से कहता है कि हम शादी कर लें। तो शिल्पा कहती है कि देखो, तुम बाई कास्ट, तुम्हारी जो धर्म है वो मुस्लिम है और मैं हिंदू हूं, इसलिए समाज इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज, तुम अभी कुंवारे हो और मैं शादीशुदा हूं, ये चीज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो बहुत मुश्किल है। तो वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तब भी शकील को शिल्पा मना करती है, लेकिन शकील उसी टाइम एक ऐसा पासा फेंकता है जिसमें शिल्पा पूरी तरीके से फंस जाती है। शकील कहता है कि देखो शिल्पा, तुम पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, यहाँ के लोग जानते हैं कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं और मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं, बाहर के लोग नहीं जानेंगे। ऐसा करता हूं कि मैं तुम्हारा पासपोर्ट वगैरह अप्लाई कर देता हूं, तुम मेरे साथ विदेश चली चलो। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन पति और बच्चों को क्या करूंगी। तब शकील कहता है कि मुझे 24 घंटे का टाइम दो, मैं सोचकर बताता हूं क्या करना है। अब अगले दिन शिल्पा और शकील जब दोनों एक ही कैफे में बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, तो शकील कहता है कि देखो, दरअसल ऐसा है शिल्पा कि अगर तुम चाहती हो मुझे कि मैं तुम्हारे साथ आजीवन रहूं और तुम मेरी पत्नी बनकर रहो, तो हम दोनों विदेश तो चले चलेंगे, लेकिन तुम्हारे पति के पास काफी सारी जायदाद है, उन्होंने अभी घर भी बनाया है, पैसे भी हैं, गहने भी हैं। इत्तेफाक से सुनील जो था वो अपने पत्नी शिल्पा के ऊपर बहुत विश्वास करता था,
काफ़ी गहने बनवा रखे थे, 1,00,000-2,00,000 की नकदी सब्जी वगैरह लाने के लिए अपनी पत्नी के पास ही रखता था। तो वो कहती हाँ पैसे तो हैं पर पति का क्या करना है। तब शकील कहता है कि पति की हत्या कर दी जाएगी। तुरंत ही शिल्पा खड़ी होती है और कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो शकील कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता है तो हमारे संबंध के विच्छेदन हो जाएंगे। शिल्पा कहती है कि ठीक है, आवेश में बात मत करो, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। अब धीरे धीरे 2-3 दिन का समय गुजरता है। उसके बाद शिल्पा एक दिन कहती है शकील से कि ठीक है, तुम आइडिया बताओ कैसे पति को रास्ते से हटाया जाए। तब शकील कहता है कि तुम खाने में नींद की दवा मिलाकर दे देना और रात में हम आएंगे, मुझे फ़ोन कर देना और फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे, उसकी हत्या कर देंगे। अब शकील कहता है कि ठीक है। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजर जाता है। अब 18 अक्टूबर 2023 को शाम को शकील के कहने पर अक्टूबर 2023 को सुनील जैसे ही अपने सब्जी के कामों से खाली होकर छुट्टी पाकर अपने घर आता है, उसकी पत्नी उसे खाना देती है, चाय देती है और उस खाने में, उस चाय में नींद की दवा मिला देती है। और पति जब खाता है तो वो कब सोता है, कहाँ सोता है, कैसे सोता है, उसे खुद ही पता नहीं चलता है। और शिल्पा बाकायदा उस दिन जाकर अपने पति का सर दबाती है, हाथ पैर दबाती है, ताकि उसे नींद लगी है, थकान लगी है, वो जल्दी से सो जाए। और फिर सुनील सो जाता है। सुनील को ये नहीं पता होता है कि आज उसकी आखिरी रात है, आज वो दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। अब रात के जैसे ही 11 बजते हैं, शिल्पा शकील को फोन घुमाती है। फिर शकील अपने एक मित्र जिसका नाम यादवेंद्र होता है, यादवेंद्र के साथ शिल्पा के घर में आता है और उसके पति को, चूंकि वो गहरी नींद में सो रहा था, तो शिल्पा ही बताती है कि फला कमरे में सो रहे हैं। 2 ही कमरे थे, एक कमरे में शिल्पा और शिल्पा के बच्चे, दूसरे कमरे में उसका पति सुनील सो रहा था। सुनील के पास यादवेंद्र और शकील दोनों जाते हैं। चूंकि वो गहरी नींद में सो रहा था, तकिया से उसके मुंह को पहले दाबते हैं, लेकिन तब तक वो होश में आ चुका था और काफी झगड़ा लड़ाई करता है। अब इन दोनों को जब लगता है, यादवेंद्र और शकील को, कि नहीं यार ये नहीं यार, हम लोग इसको मार नहीं सकते हैं, तब ये लोग जबरदस्ती उसके पेट पर वार करते हैं। उसके बाद जब वो पूरी तरीके से मृत हो जाता है, मर जाता है, बॉडी को पंखे से लटकाया जाता है कमरे में, ताकि इस पूरे घटनाक्रम को फांसी का रूप दिया जा सके। अब पूरी कहानी शिल्पा थाने के अंदर बयां करती है। पुलिस वाले जब सुनते हैं तो उनके भी पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि एक पत्नी आखिर ऐसा कैसे कर सकती है, आखिर कैसा कलयुग आ गया है, आखिर किस रास्ते पर जा रहे हैं हम, आखिर हम चाहते क्या हैं, आखिर हम करना क्या चाहते हैं। आखिर जीवन में सबसे बड़ा विश्वास का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, एक हवस और एक लालच के शिकार में, विदेश जाने के चक्कर में और एक अवैध संबंध के चक्कर में देखते देखते कैसे खत्म हो जाता है। वास्तव में बहुत ही दर्दनाक कहानी है। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आप शिल्पा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, सुनील के बारे में आपका क्या कहना है, मोहम्मद शकील के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बता दीजिएगा आप कहानी किस जिले से, किस प्रदेश से, किस राज्य से, किस गांव से देख रहे थे। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो मित्रवर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए इस चैनल पर ऐसी कहानियां मिलती रहेंगी। मिलता हूं ऐसी ही एक नई क्राइम सच्ची कहानी के साथ आपको सतर्क और जागरूक करने की अपेक्षा से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।